वो अभी अभी घर दाखिल हुआ था और सामने बैठी रुशाने को देख एकदम से थम गया। चेहरे का रंग एक पल के लिए मुतगैर हुआ था, मगर दूसरे ही पल चेहरे पर मौजूद तासुरात बदल चुके थे। चेहरा ऐसे था जैसे वो उसे जानता ही ना हो। सबको सलाम करने के बाद वो बिना किसी को देखे अपने कमरे की जाने पड़ गया। कपड़े चेंज करने के बाद उसने कुछ देर लैपटॉप पे कुछ काम किया और फिर मुलाजमा के बुलाने पर लंच के लिए नीचे आया। आज मेरा बच्चा कितने दिनों के बाद कर आया है। देखो, मैंने आज सब कुछ तुम्हारी पसंद का बनाया है। आयशा बेगम ने उसे देखते हुए मोहब्बत से कहा, मगर सलीम शाह ने नागवानी से सर झटका। अब आगे बता दीजिए क्या इरादे हैं आपके, ताकि हम भी किसी तरफ लदें। और रुशाने को कब तक लटकाने का इरादा है? सलीम शाह की बात पर उसने निगाहें उठाकर एक पल के लिए उस दुश्मन की जानू देखा, जो 5 साल के बाद भी वैसी की वैसी ही थी, मगर वो बहुत बदल गया था। आपको अगर कोई फैसला लेना है तो मुझे कोई इतराज नहीं। मेरी तरफ से आपको खुली इजाजत है। जो आप करना चाहते हैं कीजिए। और रही बात मेरी, मैं अपनी जिंदगी में जो करना चाहूंगा वो कर ही लूंगा। आपको इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। वो इंतहाई रूखे अंदाज में बोला था। देख रही है, इसकी बदतमीजी दिन ब दिन ये मेरी बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा है। सलीम शाह ने गुस्से से कहा, तो आयशा बेगम ने घबरा कर उसकी जाने देखा। तुम खाना खाओ ना बेटे। इसे उठते देख वो एकदम से बोली, पेट पड़ गया है इनकी बातों से, भूख मर गई है मेरी। वैसे भी इनके पास बैठकर खाने से बेहतर है मैं भूखा रह लूं, क्योंकि इनकी बातों से तो मुझे खाना भी कड़वा लगता है। वो सर्द लहजे में बोलता हुआ उठा और फिर अंदर की जाने पड़ गया। उसे खाना तो खाने देते, कितने दिनों बाद वो घर आया था। आयशा बैग ने झिंझिलाकर कहा, तुम्हारा बेटा बाहर घर से क्या करता है वो मैं जान चुका हूँ। फखर साहब ने बताया किसी क्लब में जाता है और गुंडागर्दी करता है। यह है तुम्हारी डील का नतीजा। सलीम शाह ने गुस्से से फनकारते हुए कहा, मेरी डील का नतीजा या आपकी बेजा सख्ती और किसी के धोखे का नतीजा? वो सलीम शाह से बोलते हुए रिशाने को तीखी निगाहों से देखकर बोली, शर्म नहीं आती? उस बिगड़े नवाबजादे की खातिर रोशनी पर इल्जाम लगा रही हो? सलीम साहब ने गुस्से से प्लेट में चम्मच पटकते हुए कहा, कुछ गलत तो नहीं कहा मैंने। सच हमेशा कड़वा ही लगता है। मेरे बेटे को इस तरह बनाने में हाथ किसका है? ये सब अच्छे से जाते हैं। वो ऐसा तो नहीं था। बड़ा फर्मा बरदार और हंसमुख हुआ करता था मेरा बच्चा, मगर किसी ने उसके दिल को नोच डाला, यहाँ तक कि मेरा बच्चा हंसना तक भूल गया। आयशा बेगम ने नम लहजे में कहा और फिर गुस्से से उठकर वो वहां से चली गई। पूरे घर का माहौल अफसरदा हो चुका था। क्या जरूरत थी तुम्हें सलीम ये सब करने की? चुप रह जाते। तुम्हें पता है ना, ईशा और अंसर की शादी है और इसका यहाँ पर होना लाजमी है। हम सोसाइटी में क्या जवाब देंगे अगर वो दोबारा से वापस चला गया? वो तो पहले ही तकरीबन 15-20 दिन के बाद घर आया है। अजीम साहब ने तलख लहजे में कहा, आप नहीं देख रहे भाई साहब कि वो क्या हरकतें करता फिर रहा है? मुझे इतनी शर्मिंदगी हो रही है। जब मुझे फखर साहब ने ये कहा कि आपका बेटा गुंडा है, उस दिन से मेरे दिल को पतंगे लगे हुए बस भाई साहब। क्या क्या नहीं सोचा था मैंने इस बच्चे के लिए। स्कूल में दाखिल करवाया तो टीचर्स ने बोला इस बच्चे का आईक्यू लेवल हाई है। मैंने सोचा मेरा बच्चा पढ़ लिख कर मेरा बिजनेस संभालेगा, मगर इस साहबजादे ने तो मुझे जलील करने की कसर खाई हुई है। सलीम साहब बेबसी से बोलते जा रहे थे। रोशान ने लब कुचलती शर्मिंदा सी बैठी थी और उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे इस सब में उसकी ही गलती है। बरसों पहले शाह पैलेस खुशियों का गहवारा हुआ करता था। शाह वली अल्लाह के 2 बेटे और एक बेटी थी। बड़ा बेटा अजीम शाह जिसके 3 बच्चे थे, 2 बेटियां खनसा और अक्सा जिनकी 2 साल पहले शादी हो चुकी थी, और एक बेटा था अंसर, जबकि उनसे छोटी तैयबा की एक ही बेटी थी रोशाने अर्फ रोशनी, जो कि अंसर की हम उम्र थी। और सबसे छोटा अजीम शाह जिसके 2 जुड़वा बच्चे थे, आलिया शाह और ईशा शाह। ईशा और अंसर की शादी की तैयारियां आजकल चल रही थी। पूरे घर में खुशी का माहौल था, मगर एक अफसरदगी बिछाई थी जिसकी वजह कुछ बरस पहले हुए कुछ गलत फैसले थे, जिसमें ना जाने कसूरवार कौन कौन था, मगर कोई भी अपने ऊपर इल्जाम लेने को तैयार नहीं था। तैयबा जब रुशाने 3 साल की थी तब बेवा होकर घर आ गई थी। वो दोनों भाइयों ने अपनी बहन को अपने सर पर बिठाया था, और तैयबा भी बहुत हलीम मिजाज की औरत थी। रुशाने जब 3.25 साल की हुई तब अल्लाह पाक ने अजीम साहब को 2 जुड़वा बच्चे दिए। रुशाने उन प्यारे से बच्चों की दीवानी सी हो गई थी, मगर आलियार से कुछ ज्यादा ही अटैच थी। आलियार बचपन से ही बहुत ज़हीन और शरारती बच्चा था।
और रुशाने के अलावा किसी के काबू में नहीं आता था। रुशाने ने उसे पढ़ाने की जिम्मेदारी भी खुद ही उठाई और एक बार फिर बताने में ही सब कुछ पकड़ लेता था। मगर इस सब में वो रोशनी का इस कदर आदी हो चुका था कि उसके बगैर रहने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता था, और इस बात का किसी को अंदाजा नहीं था। और अंदाजा हुआ तब जब 19 साल बीते। आलियार एमबीए फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था और रुशाने एमबीबीएस के बाद हाउस जॉब कर रही थी। जिस हॉस्पिटल में रुशाने जॉब कर रही थी, वहीं के डॉक्टर सुलेमान ने अपना रिश्ता उसके लिए पूछा। और डॉक्टर सुलेमान कोई छोटा मोटा डॉक्टर नहीं, इस हॉस्पिटल का ज़हीन था। सबको ये रिश्ता अच्छा ही लगा और रुशाने भी डॉक्टर सुलेमान को पसंद करती थी। क्या बात है, आज कुछ खास है क्या? बड़े मजे मजे की खुशबू आ रही है। वो किचन में आकर शेफ पे बैठते हुए बोला, समझ लो आज मंगनी है। अजीम साहब की बीवी समरा बेगम ने कहा, वाकई बड़ी माँ। खंसा आपी की या फिर अक्सा आपी की? उसने चह कर पूछा। ना खंसा की ना अक्सा की। इस घर में सबसे बड़ा कौन है? रोशाने है ना, तो उसी का रिश्ता आया है। समरा बेगम की बात पर उसे ऐसा लगा जैसे पूरी छत उसके सर पर आन गिरी हो। वो जल्दी से मिरा और तेजी से रोशानी के कमरे की जानिब आया। रोशनी, आप कैसे शादी कर सकती है, वो भी मुझसे पूछे बगैर? वो तेजी से अंदर दाखिल होते बोला, मगर अगले मंजर को देखकर ठटक गया। रोशनी पांव तक आती ब्लैक कलर की फ्रॉक में गजब ढा रही थी। तोबा है आली, अब दरवाजा लॉक करके नहीं आ सकते? कितनी बार आपको समझाऊं, अब आप बड़े हो गए हैं। वो बोली, आप मेरी बात का जवाब दीजिए, अब शादी क्यों करनी है? शादी क्यों करते हैं? अब मेरी उम्र हो गई है तो शादी करूंगी ना। वो जवाबन सर चटक कर बोली, मेरी असाइनमेंट बनाने में कौन हेल्प करेगा? वो झिलचिला कर बोला, बस इतनी सी बात। यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है मेरा ससुराल, रोज आना जाना मैं करवा दूंगी। वो मुस्कुरा कर बोली, मुझे नहीं पता, मैं आपको किसी और के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो इंतहाई गुस्से से बोला तो रोशनी उसकी बात पर एकदम ठटक गई। बहुत बड़ा मजाक है, जाइए अब जाइए यहाँ से, मुझे तैयार होना है। वो अपने गीले बालों को पुश्त पर फैलाते हुए बोली थी, मैं आपके बगैर नहीं रह सकता। मैं सच बोल रहा हूँ, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा। मैं अपनी जान दे दूंगा। मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। मैं किसी और का नहीं होने देना चाहता आपको। वो चीख कर बोला तो रुशाने ने उसकी बात पर फटी फटी निगाहों से उसे देखा। शट अप आलियार, आपको बात करते हो बिल्कुल पता नहीं चलता कि आप क्या बात करनी है आपको। मैं आपसे पूरे 4.25 साल बड़ी हूँ। वो इंतहाई गुस्से से बोली, तो क्या हुआ? इतनी सी उम्र का फर्क कोई मैटर नहीं करता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी हुई थी हजरत खदीजा से, तो उनमें कितना ज्यादा एज डिफरेंस था। और इसके अलावा अगर एक लड़की अपने से बड़ी उम्र के आदमी से शादी कर सकती है, तो एक मर्द अपने से बड़ी उम्र की लड़की से शादी क्यों नहीं कर सकता? वो तो जिरा करने पर उतर आया था। अभी और इसी वक्त यहाँ से चले जाइए और मुझे इस पर मजीद कोई बात नहीं करिए। वो अपना रुख फेरते हुए बोली थी, आप मेरे साथ इस तरह नहीं कर सकती। मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ और मैं आपको किसी और का होने नहीं दूंगा। अगर आपने ऐसा कुछ करने की कोशिश की तो मैं अपनी जान ले लूंगा। उस सख्त लहजे में बोला था, दिमाग खराब हो गया है आपका? जाओ यहाँ से, वरना मैं सबको बता दूंगी। रोशानी ने उसे धमकी दी, बिल्कुल बताइए, मैं तो खुद यही चाहता हूँ कि सबको पता चले, और मैं ये बात सबको पहले ही बता दूंगा। वो गुस्से से बोला था, आप किसी को भी कुछ बताओ, मगर मेरा फैसला नहीं बचेगा। मैं सिर्फ डॉक्टर सुलेमान से ही शादी करूंगी। रोशानी ने सर लहजे में कहा। तो उसने इर्द गिर्द देखा और फिर फ्रूट बास्केट में से नाइफ निकाल कर अपनी कलाई पर रख लिया। रुशाने का दिल धक से रह गया। ये क्या बदतमीजी है, हटाइए इसको आली। वो तड़प कर बोली, मगर इतनी देर में वो अपनी कलाई पर उसे जोर से फिर चुका था और खून तेजी से बहता जमीन पर गिरने लगा। मामू जान, ममानी, अंसर बाई। रुशाने चीख चीख कर सबको बुलाने लगी। कुछ ही देर में सब भागे हुए वहां आए तो आगे का मंजर देखकर शॉक रह गए। अब दूसरी कलाई की बारी है। अगर आपने मेरी बात ना मानी तो दूसरी तरफ की कलाई भी काट लूंगा। बताइए मुझसे, आप मुझसे शादी करेंगी या नहीं? वो चीखा और इसकी बात पर सब ने बेयकीनी से उसकी तरफ देखा। फॉर गॉड सेक, अली ये क्या हरकत है? हटाओ उसको बेटे, तुम जो चाहोगे वो करेंगे, प्लीज हटाओ उसे। सलीम शाह तो अपने बेटे की दीवानगी पर पागल ही हो उठे तो चिल्ला कर बोले, नहीं। रोशानी हाँ बोलेगी तो ही मैं इसे हटाऊंगा, वरना नहीं। वो कांपते हुए लहजे में बोला, प्लीज रोशनी बेटा, हाँ बोल दो प्लीज। कब से बेजान खड़ी आयशा बेगम ने तड़प कर कहा, आप जो चाहेंगे
वही होगा, प्लीज हटाइए इसे। रुशाने ने नम लहजे में कहा तो उसने सलीम शाह की जाने देखा। मुझे कल ही निकाह करना है, क्योंकि मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता। आप करवाएंगे ना निकाह बाबा? वो सलीम शाह से बोला तो उन्होंने महज सर इस बात में हिला दिया। उसने नाइफ को चुपचाप टोकरी में रखा और रोशाने के सामने जाकर अपने बाजू फैलाए। मरहम पट्टी कर दीजिए। वो मुस्कुरा कर बोला तो लब के चलते उसके आर्जी बैंडेज कर चुकी थी। फिर सलीम शाह और अंसर से लेकर हॉस्पिटल आए। वहां से उसका प्रॉपर जख्म दिखाकर बैंडेज करवाई और घर आए। पूरे घर में सुनाटा था। ऐसे लग रहा था जैसे कोई मर्ग हो गई हो। उसे ऐसा आज कुछ साल पहले तैयबा की वफात पर माहौल हुआ था। रुझान पूरी रात रोती रही और ये सोच सोच कर वो मर रही थी कि वो एक ऐसे लड़के की बीवी बनने जा रही है जिसको हमेशा उसने एक छोटा भाई समझा था। फिर अगले दिन सादगी से निकाह हो गया, मगर रुझान टूट गई थी। उसने अपनी हाउस जॉब के लिए एक दूर दराज हॉस्पिटल में अप्लाई कर दिया और वहीं हॉस्टल में रहने लगी। आलिया उसकी एक झलक देखने के लिए हर रोज 1.5 घंटे का सफर तय करके जाता था, मगर वो एक नजर भटकर भी नहीं देखती थी। यूं ही गुजरते गुजरते 1 साल गुजर गया और उस दिन रुशाने शाह पैलेस आई तो आलिया ने उसके लिए एक सरप्राइज पार्टी रखी। उन लोगों की फर्स्ट निकाह एनिवर्सरी थी। वो चुपचाप उस पार्टी में शामिल हुई और आलिया कुछ देर के बाद कहीं बाहर चला गया। वो सब लोग लाउंज में बैठे थे। मुझे कुछ बात करनी है मामूजान आपसे, उसने झिझकते हुए पूछा। हाँ हाँ बेटी बोलो, सलीम साहब ने चौंक कर कहा। मैं जानती हूँ कि मैंने आपसे पूछे बगैर ये सब किया, लेकिन अब मुझे ये सब बताना होगा। मैं कल सुबह की फ्लाइट से हायर स्टडी के लिए लंदन जा रही हूँ और वहीं पर मुझे एक जॉब भी मिल गई है। वो आहिस्ता से बोली तो सब चुप से हो गए। और इसके साथ साथ मुझे एक रिक्वेस्ट करनी है कि जब तक मैं यहाँ से निकल नहीं जाती, आप में से कोई आलियार को कुछ नहीं बताएगा। वो बोझल लहजे में बोली। ऐसा कैसे कर सकती हो तुम? और आलियार को बताए बगैर कैसे जा सकती हो? वो शौहर है तुम्हारा। आयशा बेगम ने मुदाखलत की। आप बीच में मत बोलिए। आपके बेटे ने पहले ही मुझे रोशानी बेटी के सामने इतना शर्मिंदा किया है। मैं आज तक नहीं निगाहें मिला पा रहा आपसे। खबरदार अगर आपने हमदर्दी में अपने बेटे को कुछ भी बताने की कोशिश की। सलीम शाह ने कड़क लहजे में कहा। अजीम साहब ने अफसोस से सर हिलाया। तुम हमेशा जज्बाती फैसला क्यों करते हो? पहले तुमने अपने बेटी की मोहब्बत में रुशाने को एक अनचाहे रिश्ते में बांध दिया और अब ये सब कर रहे हैं। मैं जानता हूँ तुम ये सब अपने गिल्ट में कर रहे हो, लेकिन इस सब से कुछ नहीं होगा। रिश्ते बिगड़ जाएंगे। मेरा मशवरा यही है कि आलिया से बात कर लो, और मना नहीं करेगा। अजीम साहब ने कहा। मैं उससे अच्छी तरह जानता हूँ, कोई ना कोई ड्रामा जरूर करेगा जिसकी वजह से हम सब फिर से इमोशनल ब्लैकमेल बनेंगे। मगर अब की बार ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। रुशाने ने जो फैसला किया है वही होगा। अब सब जाकर आराम कीजिए। सुबह तक ये बात किसी के मुंह से न निकले। उन्होंने आयशा बेगम को सर्द निगाहों से देखते हुए कहा। सब लोग एक एक करके अपने रूम में जा चुके थे। आयशा बेगम को पूरी रात नींद नहीं आई और आलियार भी उस रात घर नहीं आया। अगले दिन सुबह सलीम शाह खुद रुशाने को एयरपोर्ट छोड़कर आए। सुबह नाश्ते की टेबल पर सब चुपचाप बैठे नाश्ता कर रहे थे कि जब भी फ्रेश सा आलियार अंदर आया। अरे रोशनी कहाँ है, उठी नहीं क्या? वो अपनी प्लेट में ऑमलेट निकालते कुछ और लहजे में बोला। वो जा चुकी है। सलीम शाह ने स्पार्ट लहजे में जवाब दिया तो उसका मुंह तक जाता हाथ एकदम थम गया। मुझे मिले बगैर चलेगी? इसको मतलब है आज भी मुझे इन्हें देखने के लिए जाना पड़ेगा उनके हॉस्टल। मैं ऐसा करता हूँ, ये घर आकर खाना खाऊंगा। वो बोलते हुए जल्दी से उठा। चुपचाप बैठकर खाना खाओ। मजनू की औलाद, वो हॉस्टल नहीं गई, वो लंदन जा चुकी है। सलीम शाह ने नागवारी से सर झटकते हुए उसे कहा था। आप मजाक कर रहे हैं ना बाबा? मुझे ऐसा मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। वो गुस्से से बोला। मैं कोई मजाक नहीं कर रहा, वो वाकई जा चुकी है। इन सब से पूछ रहे। सलीम शाह ने कहा तो उसने बारी बारी सबके चेहरों की तरफ देखा तो सब ही संजीदा था और आयशा बेगम की आंखें नम थी। वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? एक बार मुझे बताती तो सही, मैं उन्हें रोकता। वो तड़क उठा था। ये बात तुम सिर्फ अब कह रहे, जबकि मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि अगर तुम्हें बता दिया जाता तो उस बच्ची के फिर से ख्वाबों को रोन डालते। और इस बार मैं ऐसा नहीं होने दे सकता था। मैंने उसे उसकी मर्जी से जीने के लिए भेजा है, जहां तुम जैसा जाहिल नहीं उसके पीछे होगा। सलीम शाह ने तल्ख लहजे में कहा तो एक चुपके से आंसू बहकर उसकी बियर्ड में जज़ब हो गए।
फिर अगले दिन वो आयशा बेगम को कहीं जाने का बताकर घर से चला गया और 3 साल के बाद लौटा, वो भी खंसा और अक्सा की शादी पे। वो बिल्कुल ही बदल चुका था। जिस्म पहले से बड़ा बड़ा और मजबूत था, चेहरे पर संजीदगी थी, गोया कभी हंसा ही ना हो। फिर कुछ अरसे के बाद वो दोबारा वापस चला गया और फिर वो उसी शहर में रहते हुए घर में 3-3 4-4 दिन के बाद आता और कभी तो हफ्ता 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 भर घर नहीं आता। पढ़ाई को वो खैरबाद कह चुका था। सलीम शाह सिर्फ उसकी हरकतों पर जलते करते थे और अब पिछले दिनों उनके एक बिजनेस पार्टनर ने बताया कि उनका बेटा किसी हॉस्टल में गुंडागर्दी करते हुए देखा गया है। तब से ही जब वो पागल हो गए थे। जब वो घर आया तो उस दिन काफी ज्यादा इंसल्ट थी, मगर उसके कानों पर तो जैसे जू ही नहीं रिंगी थी। उस पर चीखते चिल्लाते थे मगर वो कोई भी जवाब दिए बगैर वहां से ऐसे गुजरता था जैसे उसकी बजाय किसी और से कह रहे हो। और आज वो बोला भी तो इतना कड़वा बोला कि कुछ पल के लिए सलीम शाह शॉक्ड रह गए। वो कभी बदतमीज नहीं था, मगर अब ब्रीड और बदतमीज और खुदसर सब कुछ था। शाह पैलेस में अंसर और ईशा की शादी की तैयारियां जोरों शोर से चल रही थी। इस वक्त सब लोग लाउंज में बैठे हुए थे, सिवाय आलिया के। रोशानी भी अभी अभी सबके बीच जाकर बैठ गई थी कि कुछ ही देर गुजरी तो आलियार अंदर दाखिल हुआ। तो उसकी सफेद शर्ट खून से सुर्ख थी। ये क्या हुआ आली? मम्मा पापा ईशा सबको ऊंची आवाज से पुकारने लगी। सब लोग दौड़े आए। कुछ देर कुछ नहीं हुआ आयशु, मैं ठीक हूँ, बस छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, वो भी मेरे नहीं किसी और का। उन लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाते हुए कपड़े खून से भर गए, मैं चेंज करके आता हूँ। वो ईशा का रुखसार थपथपाते हुए इत्मीनान से बोला। तो बाप, मेरी तो जान ही निकल गई थी, आयशा बेगम ने कहा। वो तेजी से अपने कमरे की जाने पड़ गया। कुछ देर के बाद रुशानी बेख्तियार उठी और उसके पीछे चली आई। दरवाजे की जेड़ी से अंदर झांका तो वो शर्टलेस खड़ा था और उसके कंधे पर बैंडेज ही थी। वो शर्ट निकाल कर बमुश्किल पहनने लगा, मगर बाजू के घाव की वजह से वो पहन ही नहीं पा रहा था। रुशाने से मजीद बर्दाश्त नहीं हुआ। वो तेजी से दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुई तो वो इतनी तेजी से उसकी जानब हुआ। व्हाट द हेल, आप मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं? वो बोला। बोला नहीं, दहाड़ा था। क्या हुआ आपको आली? कंधे पर चोट लगी है क्या? मुझे बताइए। वो पास आकर बोली। आप होती कौन है मुझसे ये सवाल करने वाली? वो गुस्से से पलटा और फिर पूरे जोर लगाकर शर्ट पहनने लगा, मगर इस जोर में उसके जख्म से खून बहने लगा था और बैंडेज खून से एकदम सुरख हो गई। रोशानी ने तड़प कर उसका बाजू थामा। अगर आपने मुझे अपना गाँव नहीं दिखाया ना, तो मैं अभी और इसी वक्त बाहर जाकर सबको सब कुछ बता दूंगी। वो गुस्से से बोलती, उसकी शर्ट रिमूव कर दी। उसकी इतने करीब थी कि आलिया की गर्म सांसें उसके चेहरे को झुलसा रही थी। फिर उसे बेड पर बैठती उसकी बैंडेज खोलकर देखने लगी तो वो घाव देखकर शॉक रह गई। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे गोली लगी हो। किससे झगड़ा करके आए हैं आप? उसने अपनी नम आंखों को उसके चेहरे पर गाड़ते हुए पूछा। तो नागवारी से सर झटकता अपने चेहरे का रुख फेर गया। मैं कुछ पूछ रही हूँ आपसे, ये किस तरह हुआ है? उसके चेहरे को थामकर उसका रुख अपनी जानिब करते हुए बोली थी। आपको जानकर क्या करना है? आपको एकदम से मुझसे हमदर्दी क्यों होने लगी है? अपनी हद में रहे आप। वो तलख लहजे में बोलता हुआ था और फिर उसके बाजू से जबरदस्त कर उसे खींच कर दरवाजे तक लेता जोर से बाहर धकेलते जोर से दरवाजा बंद कर दिया। आली, मैं कह रही हूँ दरवाजा खोले, मुझे आपकी बैंडेज करनी है। वो इसके दरवाजे को जोर जोर से नॉक करते हुए चिल्ला कर बोली। उसके चिल्लाने पर सब लोग वहां आ गए थे। क्या हुआ है? सलीम शाह ने पूछा। मुझे लगता है किसी से झगड़ा करके आया है, गोली लगी हुई है इसे। वो रोते हुए बोली तो सब लोग शॉक रह गए। आलियार, दरवाजा खोलो, सलीम शाह ने जोर जोर से दरवाजा बजाते हुए कहा। फिर आयशा बेगम ने आगे बढ़कर आवाज दी तो कुछ देर के बाद दरवाजा खोलता वो बाहर आया तो शर्ट पहने हुए थे। ये बता रही है कि तुम्हें गोली लगी है? आयशा बेगम ने बेकरारी भरे लहजे में पूछा। बेवकूफ है, पता नहीं ये डॉक्टर की डिग्री किसने दी है। गाँव देकर भी इन्हें पता नहीं चला कि किस चीज का है। वो मुंह बनाकर बोला। क्या मतलब? तुम तो कह रहे थे कि तुम्हें चोट नहीं आई। सलीम शाह ने पूछा। मेरे चोट आई थी और वो मरीजों को उठाते हुए आई थी और बाकी सारा खून उन्हीं का था। और अगर मुझे गोली लगी होती तो मैं इतने इतने इत्मीनान से खड़ा होता। वो मुंह बनाकर बड़ी रवानी से झूठ बोल रहा था। झूठ बोल रहा है ये। वो तरफ उठी थी। अच्छा, अगर मुझे गोली लगी होती तो मुझे हॉस्पिटल होना चाहिए था ना,
मैं यहाँ घर पर क्या कर रहा हूँ, है ना? बचपन से चोट से कितना डरता हूँ। ज़रा सी चोट आ जाती थी ना, तो हॉस्पिटल एडमिट हो जाता था और गोली लगी है मैं, इत्मीनान से फिर रहा हूँ। वाह! क्या बात है। ये शायद आपसे दोबारा डाँट पड़वाना चाहती है, ये बताकर कि मेरा किसी से बाहर झगड़ा हुआ है और आपको वैसे भी मौका चाहिए मुझे सुनाने के लिए। तो ये बस मुझे बदनाम करने के लिए सब कर रही है, ताकि आपसे मुझे डाँट पड़वा सके। वो चबा-चबा कर बोलता जा रहा था। शर्म नहीं आती तुम्हें? खुद ही चाहती थी ना मेरा बेटा तुमसे दूर हो, तो अब क्यों खुद भाग-भाग कर उसके पास जा रही है? पहले ही वो बाप बेटा एक दूसरे को बुलाकर राजी नहीं है और तुम मज़ीद फूटे दिलवा रही हो। आयशा बेगम ने गुस्से से कहा, ऐसी बात नहीं है ममानी, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ, मैंने देखा है इनका गाँव, बहुत गहरा है। वो तड़प कर बोली और आंखों में नमी झलक रही थी। बस बस, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है और ना ही मेरे बेटे की हमदर्द बनने की। और अब जो कुछ भी हो रहा है ना, उस सिर्फ और सिर्फ उसकी तुम वजह हो। मैंने अपने बेटे को समझाया हुआ है कि वो तुम्हें छोड़ दे। अरे, जहाँ कदर ना हो वहां दिल लगाने का क्या फायदा। और फिक्र मत करो, तुम्हें अपनी जान छुड़ाने के लिए मजीद कोई साजिशी खेलने की जरूरत नहीं है। आयशा बेगम ने तलख लहजे में कहा, अगर आप लोगों की इजाजत हो तो मैं कुछ देर आराम कर लूं, कीजिए मैं बहुत थका हुआ हूँ। वो बोला, हाँ हाँ बेटा, तुम आराम करो और आप सब चलिए खाना खा लीजिए। मजीद तमाशा दिखाने की जरूरत नहीं है। मेरा बच्चा आराम करना चाहता है तो उसे आराम करने दे। आयशा बेगम ने कहा तो सब लोग एक एक करके वहां से चले गए थे, सिवाय रुशाने के। वो नम आंखों से उसे ही देख रही थी, जो तंजिया अंदाज में मुस्कुरा रहा था। क्या हुआ मैडम, अब आप यहीं खड़े रहेंगी, आप ही यहाँ से जाएंगी? वो तंजिया अंदाज में बोला, क्यों झूठ बोला आपने सबसे? वो लब कुचलते हो बोली, माफ करो, मुझे आपसे मजीद कोई बहस नहीं करनी, अब आप तशरीफ ले जा सकते हैं। वो तरक कर बोला और फिर दोबारा से उसके मुंह पर दरवाजा बंद करके अंदर लॉक हो गया। रुशान ने बोझल दिल के साथ वहां से पलट आई थी। 2 दिन गुजर चुके थे और आलियार घर में मौजूद ही नहीं था। शाम को माइयों की रस्म थी और सब लोग सुबह से तैयारी में मसरूफ थे। रोशनी बेटा, एक काम करो, ईशा को लेकर पार्लर चली जाओ, समरा बेगम ने कहा तो उसने अस्पाक ने सर हिला दिया। कुछ देर के बाद वो दोनों पार्लर के लिए निकली ही थी और अचानक से बीच रास्ते में गाड़ी रोक दी। और इससे पहले कि वो दोनों कुछ समझती, अचानक से 3-4 नकाबपोश पास आए और उन्हें बंदूक की नोक पर वैन में बिठाकर वहां से ले गए। वो पिछले 2 घंटों से वहां पर चिल्ला चिल्ला कर सबको पुकार रही थी। फिर एक नकाबपोश अपने 2 आदमियों के साथ अंदर आया। कौन है इनमें से उस टाइगर की बहन? उस नकाबपोश ने अपने साथ मौजूद आदमी से पूछा तो उसने ईशा की जानिब इशारा किया। फोन करो उस टाइगर को, बताओ उसको उसकी बहन मेरे पास है। वो आदमी बोला, फोन करने की जरूरत नहीं है पाशा, टाइगर को हर बात की खबर होती है। दरवाजे से आलियार अंदर दाखिल होते हुए बोला और फिर चलता हुआ इत्मीनान से आकर कुर्सी पर बैठ गया। तुमने बहुत नुकसान किया पाशा का, और तुझे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो नकाबपोश अपनी पिस्टल का रुख उसकी जानिब फिरते हुए बोला तो आलियार कहका लगाकर बोला, तुझे क्या लगता है टाइगर को शिकार करना इतना आसान है क्या? अंडरवर्ल्ड में दहशत का दूसरा नाम टाइगर है। बोला था ना तेरे को मेरे से पंगा नहीं लेने का, वरना तो बहुत पछताएगा। और देख फिर से तेरे साथ क्या हो गया, तेरा पूरा का पूरा अड्डा तबाह, तेरा कारोबार तबाह, और अब तुमने मेरी बहन और बीवी को किडनैप करके बहुत बड़ी गलती करती। तुम्हें पता है ना कि मैं अपनी फैमिली से कितनी मोहब्बत करता हूँ। आज तक मैंने छुपा कर रखा हुआ था, मगर अफसोस तुझे पता चल गया। मेरी गलती है कि मैंने तुझे तेरे साथियों को अपना पीछा करने दिया। अगर वहीं पर खत्म कर देता तो आज नौबत ही नहीं आती। लेकिन कोई बात नहीं, इस गलती की सजा तो तुम्हें मिलेगी ना। पिछली बार मैंने तुम्हारे कारोबार को ही सिर्फ तबाह किया था, मगर इस बार तुम मेरे हाथों से मरोगे। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं तुम्हें तुम्हारी जान नहीं लेना चाहता था, लेकिन अब मुझे लेनी पड़ेगी क्योंकि तुमने मेरी फैमिली पर हाथ डाला है। आलिया ने कहा और पाशा ने गुस्से से गोली चलाई, मगर उससे पहले ही आलिया झुककर नीचे होता उसकी टांगों के दरमियान से गुजर गई। कुछ ही देर में टाइगर ने उसके दोनों आदमियों के गले की हड्डियां तोड़ते उन्हें मार डाला था। बादशाह खौफजदा होकर पीछे हटा, मगर टाइगर तब तक अकाब की मानित उस पर चुपता उसे उठाकर जमीन पर पटका कि उसके जिस्म की हड्डियों के कड़कने की आवाज उसकी चीख के साथ साथ
ईशा और रुशाने की चीख भी निकली थी। वो दोनों फटी फटी निगाहों से आलिया को देख रही थी, जो कि इस वक्त किसी दरिंदे की मानक लग रहा था। पाशा जमीन पर पड़ा तड़प रहा था और आलिया वही मुतमईन सा ऐसे बैठा उसे देख रहा था जैसे सर्कस चल रहा हो। मार दो मुझे, मुझे बहुत तकलीफ है, ट्राई कर। पाशा तड़प कर बेरबत लहजे में बोला। तो टाइगर ने उसकी जानिब पिस्टल उठाई। तो ऑप्शन है तुम्हारे पास, या तो मुझ पर गोली चला, मगर निशाना खता किया तो इससे ज्यादा तपा थरपार कर मारूंगा, या फिर खुद को मार ले, उससे तो एक बार ही मरेगा। जवाब लहजे में बोला तो पाशा ने हाँफते हुए पिस्टल थामा और कांपते हाथों से अपनी कनपट्टी पर रखते गोली चला दी। उसकी आखिरी दिल खराश चीख के साथ वहां मौत का सन्नाटा था। ईशा तो सदमे से बेहोश हो गई थी, जबकि रुशाने फक चेहरे से यकटक उसे देखी जा रही थी। फिर वो चलता हुआ पास आया और उसकी दोनों की रस्सियां खोलते ईशा को गोद में उठाया और रुशाने को पीछे आने का कहता बाहर निकल गया। रुशाने पिछली सीट पर ईशा का सर गोद में रखे उसे होश दिला रही थी। कुछ देर के बाद गाड़ी एक बिल्डिंग के सामने रुकी। वो बाहर निकला और ईशा को वहां से गोद में उठाता दोबारा से उसे पीछे आने का इशारा करता पिछली साइड से तेजी से सीढ़ियां चढ़ता एक फ्लैट के सामने आया। अंदर आते इसने ईशा को बेड पर लिटाया। वो गुमसुम से खड़ी रुशाने की जाने पर था। बैठ जाए यहाँ, मैं पॉलर वाली यहीं पर बुला लूंगा, यहीं पर आप लोग तैयार हो जाइए, फिर उसके बाद घर के लिए निकलते हैं, और फिक्र मत करें, हम वक्त पर पहुंच जाएंगे। वो इत्मीनान से बोलता बाहर की जाने बढ़ने लगा। तो रुशाने ने एकदम से उसका हाथ थाम लिया। वो गर्दन मोड़कर सवालिया निगाहों से उसकी जाने देखने लगा। कौन सा रूप है आपका? इस कदर सफाकी से आपने उन लोगों का कत्ल किया? इसका मतलब मामू जान को जिसने भी आपके बारे में बताया वो बिल्कुल दुरुस्त बताया। आप गलत राह पर चल रहे हैं। वो सदमे पड़े लहजे में बोल रही थी। मैं जिस भी राह पर चलूं, आपको उससे क्या? अपने काम से काम रखिए, उस पार्ट लहजे में बोला और एक झटके से अपना बाजू छुड़वा के बाहर की जाने बढ़ गया। रोशाने भी तेजी से उसके पीछे है। क्यों कर रहे हैं ये सब? मेरे किए की सजा उन सबको क्यों दे रहे हैं जो आपके अपने हैं? वो जिनजला कर बोली। अपने काम से काम रखिए और प्लीज मेरे काम में मुदाखलत मत दीजिए। जाकर ईशा को होश में लाइए, मैं पॉलर वाली को बुला रहा हूँ। वो सर तेजे में बोलता मोबाइल पर कोई नंबर डायल करता इसे कान पर लगा गया। दूसरी तीसरी बेल पर किसी ने फोन उठाया और रोशाने जो कि पलट रही थी एकदम से रुके। हाँ ही ना, एक जरूरी काम है, मेरे फ्लैट पर तुम और आरिफ पहुंचो, और हाँ वो पॉलर वाली है ना, उसे ले आना, और प्लीज इस वक्त कोई सवाल मत करना, जब यहाँ पर आओगी तो सारे जवाब दे दूंगा। वो जल्दी से बोला और फिर फोन रखकर पलटा तो रोशाने अभी तक वहीं खड़ी थी। वो अंदर आया और पानी की चींटे मारकर ईशा को होश दिलाया। ईशा होश में आते ही रोने लगी। आपने हमारी आंखों के सामने किसी का कत्ल किया है आलिया, आप जानते भी हैं, आपको सजा भी हो सकती है। मामा और बाबा पर क्या गुजरेगी जब उन्हें ये सब कुछ पता चलेगा? ईशा रोते हुए बोले जा रही थी, मगर वो चुपचाप बैठा मोबाइल पर मसरूफ था, गोया वो उसकी बजाय किसी और से बात कर रही हो। आप मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? ईशा ने झिंझिलाते हुए कहा। कोई जरूरत नहीं है ईशा, इनसे कोई भी बात पूछने की, ये समझने समझाने की हर हद से गुजर चुके हैं। मैं आज जाते ही मामू को सब कुछ बताऊंगी और अच्छी तरह कान खिंचवाऊंगी इनके। ये समझते क्या है खुद को? इस तरह सजा देंगे क्या हम सबको? रोशाना बोली तो मोबाइल साइड पर रखता उठा और चलता हुआ उसके सामने आया। और अभी और इसी वक्त फोन करो अपने प्यारे मामू जान को और शिकायत लगा दो। मगर उसके बाद क्या होगा वो आपको अच्छी तरह पता है। ईशा की शादी खराब होगी और पता नहीं क्या क्या। उन्होंने तो वैसे भी मौका चाहिए मुझे सुनाने का। घर का माहौल खराब होगा और आप तो चाहती ही यही है ना? वो उसकी आंखों में आंखें डाले काटदार लहजे में बोला। फिर इससे पहले कि वो कोई बात करते कि दरवाजा खोलकर एक लड़की अंदर दाखिल हुई, जिसने चुस्त पैंट शर्ट पहन रखी थी, और उसके पीछे ही एक और लड़की और लड़का थे। क्या बात है बॉस, शादी करने वाले हो क्या? लग तो हंसी रहा है, लड़कियां अगवा की हुई है क्या? पैंट शर्ट में मलबूस वो लड़की चहक कर बोली। है ना, तुम थोड़ी देर जुबान बंद रख सकती हो क्या? और हर वक्त टैं टैं करना लाजमी होता है क्या? और शीरी प्लीज जरा जल्दी से मेरी बहन को तैयार कर दो, आलिया ने कहा। ओ ये ईशा है, क्या हुआ, पॉलर ने नींद ली थी क्या? इन्होंने एक और सवाल दागा तो उस लड़की के इतने फरी होने पर रुझाने ठटक के नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, थोड़ा सा मसला हो गया था, वो बोला और फिर उसने सब कुछ बताया। और हिना और वो लड़का परेशान हो गए।
ओ माय गॉड बॉस, अगर ऐसा कोई मामला था तो हमें तो फोन करते, हम आपके साथ आ जाते। अगर कुछ हो जाता तो। वही ना नामी लड़की चिंचिला कर बोली, फिर एकदम उसके करीब आकर उसका हाथ थाम लिया। ये चोट फिर से लगवा ली, हिना ने हाथ थामते हुए कहा। तो रुशाने ने चौंक कर देखा तो उसके हाथ से खून बह रहा था। तुम अच्छी तरह जानती हो इतनी छोटी मोटी चोट का मैं टेंशन नहीं लेता। जाओ जाकर जो खाना है फ्रिज में से निकाल कर खा लो। वो बोलता हुआ पलटा। तुम यहाँ पर इत्मीनान से खड़े हो, नजर नहीं आ रहा बॉस की चोट लगी है? जाकर फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आओ ना। हिना नामी लड़की ने चंगार के पास खड़े लड़के से कहा। ओ हेलो, मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ, तमीज से बात किया करो मुझसे। वो लड़का तब कर बोला, चुपचाप जो तुमसे कहा है ना वो करो जाके, यहाँ का फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आओ। इन्होंने रोब जमाते हुए कहा था। देख रहे हैं आप बॉस, इस तरह से बात करती है मुझसे, फिर आप इसकी साइड लेते हैं जब मैं इसको डाइन कहता हूँ। वो लड़का भी कमर पर हाथ रख के चढ़कर बोला था। मैं डाइन हूँ? तुम देव हो, बंदर हो, कमीने जलील इंसान हो। वो भी अब कमर पर हाथ रखे लड़ाका अंदाज में बोल रही थी। और कुछ ही देर में वो दोनों एक दूसरे से चूहे बिल्ली की तरह लड़ रहे थे। जबकि रुशाने और ईशा उनकी लड़ाई पर घबरा चुके थे, जबकि उसकी निस्बत शीरी और आलिया चुपचाप खड़े थे। आली, क्या ये सब? चुप करवाओ प्लीज इन्हें, रुशाने ने चीख कर कहा, जो कि इत्मीनान से रिएक्ट कर रहा था जैसे कोई टीवी पर शो चल रहा हो। रुशाने के तो सर में दर्द होना शुरू हो चुका था, मगर वो दोनों एक मिनट के लिए भी चुप नहीं हो रहे थे। खामोश, एकदम से आलिया ने चीख कर कहा तो वो दोनों चुप हो गए। तुम लोगों का काम खत्म हो गया, चलो जाओ अब यहाँ से, शीरी को मैं खुद छोड़ दूंगा। वो सर लहजे में बोला तो हिना बाहर की जाने पड़ी। और कुछ देर के बाद वो अंदर आई तो इसके हाथ में फर्स्ट एड बॉक्स था। और फिर वो जबरदस्ती उसे सोफा पर बैठाकर उसके सामने टेबल पर बैठी हाथ में बैंडेज करने लगी। और रुशाने जैसे अंदर ही अंदर चल रही थी। बॉस, कंधे का जख्म भी दिखाइए ना, ताकि मैं वहां भी बैंडेज कर दूं। मुझे अच्छी तरह से पता था, जरा भी ध्यान नहीं रखा होगा उस जख्म का। वो फराटे से बोलती महारत से उसकी बैंडेज कर रही थी। मेरा जख्म ठीक है, तुम लोग वापस चले जाओ। वो सर झटक कर बोला। चुपचाप शर्ट उतारिए, वरना सारे के सारे बटन तोड़ दूंगी। अरे मैंने बोला ना कि सब कुछ ठीक है और बाकी मैं मैनेज कर लूंगा, प्लीज जाओ यहाँ से। वो सर झटक कर बोला। मगर रुशानी ने गुस्से से उसकी शर्ट के बटनों को तोड़ दिया। उस लड़की की बेबाकी पर रुशानी तिल मिला कर रह गई थी। तुम्हारा दिमाग खराब है ही ना, अब इन बटनों को कौन जोड़ेगा? वो तब कर बोला। क्यों, आपके पास और कोई शर्ट नहीं है क्या? वो मुंह बनाकर फिर बोली और फिर उसके इत्मीनान से उसके कंधे पर बैंडेज करने लगी। तो भी चुपचाप उसकी सारी बातें मान रहा था। और ये बातें रुशाने को न जाने क्यों जलन में मुब्तला कर रही थी। फिर बैंडेज करने के बाद उसकी वार्डरोब की जानी पड़ी और वहां से शर्ट निकालकर उसे आकर पहनाने में मदद की। ओ फट्टू, ये पकड़, इस शर्ट का पोंचा बना लेना। और शर्ट सामने खड़े आरिफ के मुंह पर मारते हुए बोली थी। तुम हर वक्त मेरा खून मत जलाया करो, वरना मैं तुम्हें किसी दिन अपने हाथों से कत्ल कर डालूंगा। आरिफ दिल मिलाकर बोला और फिर शर्ट को सोफे पर डाल दिया। उस शर्ट के बटन लगाकर जाना, वरना तुम्हें छोड़ूंगा नहीं मैं। वो हीना से बोला था। अरे, एक शर्ट के बटन टूटते इतना रूप जमाने लगे? बॉस, यहाँ इतनी खूबसूरत लड़की ने तुम्हारी मरहम पट्टी की है, उसके पैसे तो दिए नहीं तुमने। खैर, तुमसे तोका भी क्या कर सकती हूँ मैं। चाय बना कर लाती हूँ, वो पी लेना। सुबह से कुछ खाना भी नहीं खाया था या नहीं? वो दरवाजे की तरफ बढ़ती दीवारा पलट कर बोली थी। मसरूफियत में याद नहीं रहा था। वो सर झटक कर बोला। अफसोस होता है मुझे कभी कभी कि पता नहीं खाए बगैर इंसान जिंदा कैसे रहता है। खैर छोड़ो, कुछ बना कर लाते हो, साथ खा लेना। फिर रात तक भूखे रहो गए। और वैसे तुमने मुझे ना ईशा की शादी पर इनवाइट करके ना बहुत गलत किया है। हिना ने कमर पर हाथ रखे हुए मुंह बनाकर कहा। इनवाइट करने वाला था, भूल गया। और वैसे भी अभी तो सिर्फ मायों की रस्म हुई है, 3 दिन के बाद मेहंदी है, फिर बारात है, तो उसी दिन बुलाऊंगा ना। वो स्पार्ट लहजे में बोला। ओल्दा अपनी शर्ट के बटन बंद करने लगा। चलो देखती हूँ। वो वहां से पलट गई। उसके जाने के बाद रोशाने गुमसुम सी अभी तक दरवाजे की जाने देख रही थी और आलिया उसके चेहरे की जाने, जहाँ अजीब नाकाबिले फहम तासुरात थे। वो सर झटक कर रह गया। फिर कुछ देर के बाद वो बाहर निकल गया।
लाउंज से मुसलसल बोलने की आवाजें आ रही थी और ईशा ने बेचैनी से कभी दरवाजे की जानी देखती और कभी ईशा की जानी, जो कि तैयार होने में मसरूफ थी। फिर उन दोनों के तैयार होने के बाद हिना अंदर दाखिल हुई तो उसके हाथ में उनके ड्रेसेस थे, जो कि वो नीचे गाड़ी में निकाल कर लाई थी। कपड़े पहनने के बाद वो जैसे ही बाहर आई तो हिना और वो लड़का उस पॉलर वाली को लेकर जा चुके थे, जबकि आलिया सोफे पर नीम दराज आंखें मूंदे लेटा था। वो चलती हुई उसके पास आई। हो गई तैयार? बंद आंखों के पीछे से ही सवाल पूछा तो वो चौंक गए। आपको कैसे पता कि मैं आपके पास आई हूँ? रोशानी की बात पर वो तलख अंदाज में मुस्कुराया। मोहब्बत की थी आपसे कभी, और जब आप पास होती है तो आप अभी अभी भी महसूस हो जाती है। क्या करो, कमबख्त दिल चाहकर भी उस मोहब्बत को दिल से निकाल नहीं सकता। वो हनूस आंखें बंद किए बोलता उसके दिल को धड़का गया। कितना हैंडसम हो गया था वो, और यहाँ तक कि उसके सामने तो एक कामनी सी गुड़िया लगने लगी थी। अभी वो उठ खड़ा हुआ और ईशा को आवाजें देने लगा, और एक निगाह भी उसने रुशाने पर नहीं डाली थी, गोया वो इसके लिए अब कोई अहमियत ही न रखती हूँ। वो दिल ही दिल में बुझ सी गई। फिर ईशा के आते ही वो उन्हें लेकर घर के लिए निकल गया। वो घर पहुंची तो मेहमान भी पहुंच चुके थे। थोड़ी ही देर में उसे स्टेज पर लाकर बिठाया गया और रुशाने उसके साथ ही थी, मगर साथ ही साथ रुशाने की निगाहें आलियार को भी तलाश कर रही थी, जो कि न जाने एकदम महफिल से कहाँ गायब हो गया था। कुछ देर गुजरी तो सामने से आता दिखाई दिया। वो वेटर्स को कुछ समझा रहा था और कितना जिम्मेदार लग रहा था, ये सभी महसूस कर रहे थे। मैंने कहा था ना कि वो ठीक हो जाएगा, और देखो वो आज किस तरह अपनी सारी जिम्मेदारियों को निभा रहा है। अजीम साहब की आवाज पर वो चौंक कर उन्हें देखने लगी। काश कि बिजनेस की तरफ भी आ जाए और अपनी पढ़ाई भी दोबारा कंटिन्यू कर ले तो कितना ही अच्छा हो। वो समझ नहीं आता कि ये लड़का करेगा क्या। मैं तो अभी तक इस दिन की बात नहीं भूला जिस दिन मुझे पता चला कि ये किसी रेस्टोरेंट में गुंडागर्दी कर रहा था, और हो ना हो जो उसकी चोट भी लगी है ना, किसी इसी चक्कर में लगी है। सलीम शाह परेशान लहजे में बोले तो रुशाने हकीकतन दिल में बहुत बुरा फील कर रही थी। तो एकदम से उसे अपना दिल बोझल सा महसूस हुआ था, ये सोच कर कि जब सलीम शाह को ये पता चलेगा कि उनका गे बेटा कातिल भी हो सकता है तो क्या गुजरेगी ऊपर। लेकिन बहुत हुआ। अब वो दिल ही दिल में इरादा बांध चुकी थी कि आज वो इससे बात करके रहेगी और इसे समझाने की पूरी कोशिश करेगी। फंक्शन से फारिग होने के बाद उसने अपने और ईशा के लिए चाय बनाई। कितनी देर बैठी वो इसी बारे में बात करती रही। फिर ईशा तो सोने के लिए लेट गई, मगर उसे नींद नहीं आ रही थी, तो वो उठकर आलियार के कमरे में आई और आहिस्ता से दरवाजा नॉक किया। आ जाए। नींद से बोझल आवाज कानों में गूंजी तो वो आहिस्ता से दरवाजा खोलती अंदर दाखिल हुई तो आर्याल शर्ट लेस ऊंधे मुंह बेड पर लेटा हुआ था। वो चलती हुई कमरे के वस्त में आई। रात की इस पहर आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। उसकी बोझल आवाज गूंजी तो गहरा सांस भरती वो बेड की जाने पड़ गई। उठिए, मुझे आपसे बात करनी है। वो पास जाते ही रूप चबाने वाले अंदाज में बोली। मैं कानों से सुनता हूँ, सो प्लीज आप बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। वो इत्मीनान से बोला था। आप जानते भी है ना मामू आपके लिए कितना परेशान है। अगर उन्होंने कोई ऐसा वैसा फैसला किया तो। ऐसा वैसा फैसला मतलब? वो अब की बार उठकर बैठते हुए बोला था और साथ ही साथ हाथ बढ़ाकर लाइट भी ऑन कर चुका था। आप अच्छी तरह जानते हैं कि ऐसा वैसा से क्या मतलब है। वो इसके कसरती बदन से निगाहें चुरा कर बोली। नहीं, मैं नहीं जानता। क्या है ना, मेरा दिमाग मफलूज हो चुका है गुंडागर्दी कर करके, तो मुझे कोई बातें समझ ही नहीं आती। अब आप समझा दीजिए। उस पार्ट लहजे में बोला। देखिए आली, इस तरह जिंदगी नहीं गुजरती। हम दोनों मियाँ बीवी हैं, और मियाँ बीवी का रिश्ता तभी आगे बढ़ सकता है जब हम सब कुछ दुरुस्त करेंगे। अगर आप संजीदा होंगे। वो झिंझलाते हुए बोली थी। मैं तो संजीदा ही था हमेशा से आपके मुतालिक, मगर आपने मुझे संजीदा लिया ही नहीं। आप तो मुझे छोड़कर भी चली गई थी, और वो भी बिना बताए। वो तलख लहजे में बोला। हाँ, मैं मानती हूँ मैं गई थी, लेकिन ना बताने की वजह यही थी कि आप मुझे जाने नहीं देते, कि मैं आपके पागलपन से वाकिफ नहीं थी। उलट कुचलते हुए बोली थी। जब आप मेरे पागलपन से वाकिफ थी तो फिर छोड़कर जाना ही नहीं चाहिए था। अब मेरे अंदर जीने की तमन्ना खत्म हो चुकी है, इसलिए मैं खतरों से खेलता कि किसी दिन किसी अनजान गोली का निशाना बनते। शायद मैं जान से हार तो बैठो। स्टॉप इट, क्या बोले जा रहे हो। वो जल्दी से उसके पास बैठती उसके लबों पर अपना हाथ रख गई
बहुत नफरत थी ना आपको मुझसे। मुझे मोहब्बत करने की सजा सुना दी आपने। एक पल के लिए नहीं सोचा कि मैं कैसा महसूस करूंगा, मैं जो आपको देखकर जीता था। खैर, यहाँ तो मरने वाला भी सब्र कर लेता है, आप तो फिर जिंदा थी, तो मुझे भी सब्र आ ही गया। उसका मखमली हाथ अपने लबों से हटाते हुए बोला, क्या करती हो? शर्म महसूस होती थी मुझे, ये सोचकर कि मैं अपने से इतनी छोटी उम्र के इंसान से निकाह कर चुकी। मेरा यहाँ से जाने का इरादा नहीं था, लेकिन मैं खुद को कुछ वक्त देना चाहती थी। रुशाने ने भीगे हुए लहजे में कहा, अब इन बातों का कोई फायदा नहीं है मिस रुशाने, जाइए यहाँ से, मुझे सोना है। वो कहते हुए लाइट ऑफ कर गया। प्लीज मुझसे बात तो करो ना, मैं नहीं देख सकती ये सब, मुझे जुर्म महसूस हो रहा है। वो तड़प उठी थी उसकी बेरुखी पर। प्लीज रुशाने, यहाँ से चली जाइए, मैं अपना जब्त नहीं खोना चाहता। वो करवट लेते हुए बोला था, और वो कुछ देर तक उसकी चोरी पुश्त को देखती रही, फिर चुपचाप वहां से पलट आई। अगली सुबह नाश्ते की टेबल पर सब मौजूद थे। रोशाने की मुंतजिर निगाहें सिर्फ आलियार को तलाश कर रही थी, जिसके देखने को अब न जाने क्यों दिल चाहता था, पर उसे रात पर मलामत करता रहा कि कौन से छोटे लड़के से मोहब्बत करने लगी है। मगर वो अपने दिल को समझा चुकी थी कि मोहब्बत कभी उम्र नहीं देखती। अगर उम्र की कोई कैद होती तो वो मोहब्बत मोहब्बत नहीं, सौदा होती। उसे आज आलियार बिल्कुल दुरुस्त लगा था। उसने अगर रोशानी से मोहब्बत की थी तो कुछ गलत नहीं था, मगर इस वक्त रोशानी को सिर्फ उसका जज्बातीपन लगा, लेकिन उसकी मोहब्बत को गलत राहों पर डाल चुका था। ये सोच सोच कर वो पागल हो रही थी। कुछ देर के बाद वो ताज़ा दम होते बाहर आया और कुर्सी घसीट कर बैठ गया। तुम्हारे अब आगे क्या करने के इरादे हैं? बिजनेस कब ज्वाइन करोगे? सलीम साहब ने आज फिर से अपने पसंदीदा मौजू छीन लिया। कभी नहीं। उसके जवाब पर सब लोग परेशान होकर एक दूसरे की जानिब देखने लगे। सलीम साहब ने गुस्से से चम्मच प्लेट में पटका। अगर तुम्हारा यही फैसला है तो फिर मैं भी रुशाने को खुला दिलाने के लिए अदालत में केस करूंगा, क्योंकि मैं रुशाने की जिंदगी खराब नहीं कर सकता। इसके लिए तुमसे बेहतर बहुत सारे इंसान मिलेंगे। और डॉक्टर शाकिर ने तो अपने बेटे डॉक्टर मोइज के लिए कल मुझसे बात भी की है। अब तुम सुधरना नहीं चाहते तो मुझे इस बारे में सोचना ही पड़ेगा। सलीम शाह की बात पर डाइनिंग हॉल में सन्नाटा छा गया। बहुत अच्छा फैसला किया आपने। और रही बात खुला का केस दायर करने की, तो इसकी जरूरत नहीं है। आप तलाक के पेपर तैयार कीजिए, मैं साइन कर दूंगा। वो इत्मीनान भरे अंदाज में बोलता रुशाने को साकित कर गया। बाकी सब भी बेयकीनी से उसकी जाने देख रहे थे। बस हो गई मोहब्बत खत्म? सलीम शाह ने तंजिया अंदाज में पूछा। मोहब्बत का तो मुझे पता नहीं, मगर पागलपन मेरा तभी खत्म हो गया था जबकि आज से 5 साल पहले छोड़कर गई थी। इनका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि इनकी वजह से मैंने ये सीख लिया कि जज्बात का कोई मोल नहीं होता। मैंने इनसे ही सीखा कि आप जिनसे जितनी मोहब्बत करेंगे ना, वो इतनी ही बेकदरी करेगा और आपकी सारी मोहब्बत को आपके मुंह पर मार देगा। सो जो मोहब्बत का पागलपन मेरे ऊपर सवार था ना, वो उतर चुका है। वो स्पार्ट लहजे में बोलता चला गया। चलो, ज्यादा बातें करने की जरूरत नहीं है। और हाँ, तलाक के पेपर खुद ही तैयार करके दे दो और जल्दी करना ये काम, ताकि मैं रुशाने का की अच्छी जगह रिश्ता तय कर सकूं। सलीम शाह ने कहा तो चुपचाप अपना खाना खाने लगा, फिर इत्मीनान से उठा और वहां से अंदर की जाने बढ़ गया। आज रात मेहंदी का फंक्शन था और पूरा शाह पैलेस रोशनी से जगमगा रहा था। हर तरफ हंसी कह के गूंज रहे थे, मगर रुशाने एक साइड पर गुमसुम सी बैठी थी। तभी उसकी निगाह हिना और आरिफ पर पड़ी। हिना आज मशरकी लिबास में बहुत खूबसूरत लग रही थी। वो दोनों चलते उसके पास आए। रिलैक्स लैग के बाद वो अभी बैठी ही थी कि तभी वाइट कलर की शलवार कुर्ते में मलबूस मोबाइल पर बात करते वो बाहर आता दिखाई दिया। हिना ने उसकी तरफ इशारा किया तो वो फोन रखता हुआ उसके पास आया। अरे, ये कौन है? किसको साथ ले आए हो भाई? आलिया ने अपनी मुस्कुराहट जब्त करते हुए कहा। कोहा काफ की चुड़ैल लाया हूँ। आरिफ की बात पूरी हुई ही ना थी। हिना ने गुस्से से उसके थप्पड़ मारना चाहा, मगर वह जल्दी से झुकाई देता दूसरी साइड पर खड़ा हो गया। तुम उसका साथ दोगे या मेरा? देखो बॉस, हमेशा तुम्हें मुझसे काम पड़ता है। अगर तुमने इसका साथ दिया ना तो फिर पछताओगे। हिना ने तब कर कहा, अरे तुम तो हिना हो, मैंने पहचाना ही नहीं। आलिया ने जानबूझकर उसे छेड़ा। देखा, मैं तो पहले ही कह रही थी, आज ही इंसानों वाला हुलिया अपना कर न आना। ये बिल्कुल ही कुछ अजीब सी लग रही है। यूं लग रहा है जैसे कोहा काफ से चुड़ैल छूटती है और वो इंसानों का लिबास पहनकर घूम रही है। आरिफ ने फिर से उसे छेड़ा
तो गुस्से से चिंगारती हुई उसकी जानिब मारने को लगती, मगर उसका पाँव अपनी ही मैक्सी के अंदर अटका और लड़खड़ाकर वो गिरने ही वाली थी कि जल्दी से आलिया ने उसे अपनी बाहों में थाम लिया। ध्यान से, आलिया ने कहा तो उसके कंधे से पकड़कर सीधी होती, हंसते हुए आरिफ को खा जाने वाली निगाहों से देखने लगी। चलो, तुम लोगों को तुम्हारा मेज पर बिठाता हूँ, आलिया ने कहा और फिर उन्हें लेकर एक जगह पर बैठा गपशप मारने लगा। रोशाना ये मंजर जलती हुई आंखों से देखने लगी और वो उसके साथ हंस रहा था, और यहाँ तक कि इतना फ्री था कि हिना बार बार उसके कंधे पर कभी मुक्का मारती और कभी उसका रुखसार छोड़ रही थी। और फिर कुछ देर के बाद डांस फ्लोर पर वो दोनों इकट्ठे डांस कर रहे थे और इस कदर महारत से कि सारा डांस कर रहे थे कि उनका हर स्टेप एक दूसरे से मिल रहा था। किसी माहिर डांसर की तरह उसे घुमाता हुआ लास्ट में बाहों में उठा गया। आरिफ भी मुस्कुराता हुआ मोहब्बत पाश नजरों से हिना को देख रहा था। वो और हिना बहुत जल्द शादी करने वाले थे। दोनों में प्यार भी बहुत था, मगर लड़ाई इंतहा की थी। जब लड़ाई होती, जानबूझ के उसे जलाने के लिए आलिया के साथ वो फ्लर्ट करती थी और वो महज मुस्कुरा कर रह जाता था। रुशानी तेजी से वहां से पलटने लगी तो उसका पाँव मुड़ा और वो लड़खड़ा कर जमीन पड़ गई और उसकी गिरने पर सब भागे चले आए। वो अपना पाँव पकड़े सर घुटनों में रखे रो रही थी। क्या हुआ बेटा, ज्यादा चोट आ गई है क्या? सलीम शाह उसे रोते देख बेचैनी बड़े अंदाज में बोले, मगर वो मुसलसल रोई जा रही थी। पाँव पर तो मामूली चोट आई थी, मगर इससे ज्यादा दिल पर चोट पड़ी थी। आलिया को किसी और के साथ देखकर, सबसे बढ़कर ये कि उसकी चोट लगने पर भी वो पास आने वालों में से सबसे लास्ट पर था। जब चलना नहीं आता तो ऐसे ड्रेस पहनती क्यों हो? आलिया ने पास आते ही दिल जलाने वाली बात की थी। खंसा बेटा, इसे सहारा देकर अंदर तक छोड़ कर आओ, अजीम शाह ने कहा तो खंसा सर हिलाती हुई पास आई और इसे थामने लगी। तो उसने पलटकर आलिया को देखा जिसका बाजू दबोचे हिना खड़ी थी। दिल बर बर चलने लगा था। इसे चला नहीं जाएगा बड़े मामू, वो आहिस्ता से बोली थी। आलिया, उठाओ इसे और कमरे तक छोड़ कर आओ। सलीम शाह ने उसके दिल की बात कही थी। मैं क्यों छोड़ कर आऊं? 2-3 खवातीन को लगाइए, उठाकर ले जाएंगी, बल्कि हिना लेकर जाएगी। हिना उठाओ, शाबाश। वो जल्दी से बोला। मैं उठा तो लेती बॉस, लेकिन इससे ज्यादा भारी तो मैंने अपनी मैक्सी उठा रखी है। अगर यार ये ना पहनी होती तो फूल जैसी थी ये, आसानी से उठा लेती इसको। हिना ने जल्दी से कहा, मतलब तुम भी इनकार कर रही? वो बोला और फिर सलीम शाह की तनबीही निगाहों से बचने की खातिर वो चुपचाप उसे गोद में उठा गया। कमरे में पहुंचते उससे जोर से उसे बेड पर उछाला। रोशाने बेयकीनी से पलट कर उसे देखने लगी। अच्छा नाटक करती हैं आप। जल रही थी ना आप मुझे हीना के साथ देखकर, इसलिए मेरी तवज्जो बटाने की खातिर जानबूझकर करने लगी है। और जानबूझकर आप गिरी, और इतनी जोर से नहीं गिरी, हल्की सी गिरी थी। मगर नाटक कैसे किया? जैसे पाँव में मोच आ गई हो। कमाल की एक्टर है वैसे आप जैसे मुनाफिक लोगों से रोज मिलता हूं मैं, बंदे की आंखों से देखकर पहचान जाता हूँ कि वो सच बोल रहा है कि झूठ। उस पार्ट लहजे में बोलता पलटने लगा तो तेजी से भागती जोर से दरवाजा बंद करती, उससे टेक लगाए खड़ी होगी। वो एकदम ठटक कर रुका और फिर धीरे से चलता हुआ पास आया, दरवाजे पर दाएं बाएं हाथ रखते उसके चेहरे पर झुकता, उसकी स्याह आंखों में झांकने लगा। जहां नमीन दौड़ रही थी। क्यों कर रहे हैं आप ये सब? गिल्ट है ना आपके अंदर कि मैं आपकी वजह से बिगड़ गया हूं? वो चबा चबा कर बोला। हिना आपके काबिल नहीं है। वो निगाहें चुरा कर बोली। हिना मुझसे बेलौस मोहब्बत करती है, बगैर किसी मफाद के। मुझसे 2 साल बड़ी है वो भी, मगर जानती है उसे ये उम्र का फर्क महसूस नहीं होता। वो वैसी ही है जैसा मैं हूं। मैंने कहीं सुना था कि इंसान को उससे शादी करनी चाहिए जो हमसे मोहब्बत करता है, ना कि उससे जिससे हम मोहब्बत करते हैं, क्योंकि पहली सूरत में हम फायदे में ही रहते हैं। हिना मुझे प्रपोज करेगी तो मैं इसे एक्सेप्ट करूंगा। मोहब्बत मैंने दुख सहा है और मैं ये दुख किसी और को नहीं दूंगा। आपको सिर्फ मुझसे हमदर्दी है, मगर फिक्र मत करें, मैं आपको किसी बात का इल्जाम नहीं दूंगा। आप उस इंसान को बनाएं जो आप डिजर्व करते हैं। मैं खुद को अब आपके काबिल नहीं समझता। आप उसी को चुने जो आपके काबिल है। उस पार्ट लहजे में बोलता रुख फेर गया। फिर दरवाजा खटखटाने पर वो पीछे हटता। दरवाजा खोलकर बाहर निकला तो बाहर खंसा खड़ी थी। और बगैर कुछ बोले कमरे में आकर दरवाजा जोर से बंद करता वॉशरूम की जाने पड़ा। क्यों नहीं बोलती आप कि मोहब्बत करने लगी हैं मुझसे, जो आपकी आंखों में दिखाई दे रहा है? वो अपनी जुबान से क्यों नहीं कहती? वो दिल ही दिल में खुद से बोला,
फिर शॉवर लेने के बाद वो बाहर निकला तो उसके ट्रांसमीटर पर से एक कॉल आने लगी। यस चीफ, 31 स्पीकिंग। वो जल्दी से ट्रांसमीटर को ऑन करते हुए कॉल रिसीव करते हुए बोला, केस का क्या बना? दूसरी तरफ से स्मार्ट लहजे में पूछा गया। चीफ, हम बस मुजरिमों तक पहुंच चुके हैं और कल रात में डिनर करूंगा, फिर उसके बाद सब सुलाखों के पीछे होंगे। उसकी तफसीर बताने पर दूसरी तरफ से कहा गया, वेरी गुड। फिर कुछ बातचीत के बाद कॉल काट दी गई। उसने आरिफ और हिना को अपने फ्लैट में बुलाया। कुछ देर के बाद वो तैयार होकर अपने फ्लैट पर पहुंचा। हमें कल ही रेड करनी होगी क्योंकि परसों शिप निकल जाएगी और अगर शिप निकल गया तो सारी लड़कियां हमारे हाथ से निकल जाएंगी। उस स्मार्ट लहजे में बोला, मगर इस तरह किसी इंतजाम के बगैर हमें पूरी फोर्स को लेकर जाना चाहिए ना? हीना ने कहा, चीफ से बात हो चुकी है और वो अपने आदमियों को आज रात चुपके से उस शिप पर भेज देंगे और हमें भी वहां पहुंचना है। इस गैंग का मास्टरमाइंड पकड़ना है हमें, आलियार ने कहा। फिर मीटिंग खत्म होते ही वो लोग अपने अपने घर चले गए थे। आलियार रात पर वहीं रहा। सुबह होते ही वो घर पहुंचा और सबसे मिलकर वो निकलने लगा था कि ईशा ने उसे आवाज दी, आली, आज यहाँ पार्टी है, मामा और बाबा की एनिवर्सरी है, तो मैंने सोचा कि आज उनकी एनिवर्सरी पार्टी बाहर दी जाए और फिर कल वैसे भी हमारी शादी हो जाएगी, तो आज मैं खूब इंजॉय करना चाहती हूँ। आप आएंगे ना? मैं पक्का नहीं कह सकता, मैं बहुत जरूरी काम से जा रहा हूँ, आलिया ने कहा। क्या तुम्हें ऐसा कौन सा जरूरी काम पड़ गया? कहीं ना कहीं कुछ गुंडागर्दी करने के लिए जा रहा हूँ? डीएसपी साहब बता रहे थे तुम्हारी सरगर्मियां कुछ ज्यादा ही मशकूक है। सलीम शाह ने तलख लहजे में कहा तो सर झटक कर बाहर की जाने पड़ गया। कुछ ही देर में वो और हिना आरिफ शिप में पहुंच चुके थे, मगर वो तीनों मुसाफिर बनकर वहां पहुंचे थे। कुछ देर उन्होंने एक कमरे में वक्त गुजारा और अपनी सारी प्लानिंग वहां पर की। और फिर कुछ देर के बाद जब वो ऊपर डेक पर आया, वहां लाउड स्पीकर चल रहा था। वो अपने कानों में एयरपोर्ट लगाए आरिफ से राब्ते में था और आरिफ उसी शिप के एक कॉर्नर वाले रूम में पहुंच चुका था जहां पर लड़कियों को स्मगलिंग करने के लिए रखा गया था। वो बात करते हुए वहां से नीचे आया, फिर उसके इशारे पर छापा पड़ गया था। पूरे शिप पर एक भगदड़ मच चुकी थी क्योंकि मुजरिम जवाबी कार्रवाई पे फायरिंग शुरू कर चुके थे और सब लड़कियों को वहां से निकालकर आबदूज में बिठाकर वापस पलटा। तुम दोनों उन लड़कियों के साथ आबदूज में जाओ और मैं यहाँ सब संभालूंगा, वो उन्हें हदायत देते हुए बोला। लेकिन बॉस, हम तुम्हें ऐसे नहीं छोड़कर जा सकते, इन्होंने झिंझला कर कहा। जो बोला है वही करो, मैं तुम्हारा बॉस हूँ और ये मेरा हुक्म है, आलिया ने कहा। लेकिन बोल दिया है ना, उसने हिना की बात काटते हुए कहा। फिर उन्हें आबदोज में बिठाकर वो तेजी से अपनी पिस्तौल में गोलियां भरता ऊपर की जाने पड़ा और आगे का मंजर देखकर ठटक गया। मुझे ने ऊपर आकर उस फैमिली को यरमुखाल बना लिया था। खबरदार, अगर तुम यहाँ से आगे बढ़े ऑफिसर, इस सब मासूम लोगों की जान जाएगी। वो नकाबपोश गरा कर बोला, जबकि इस पर उसे साकित कर गया था। वहां सब लोग उसे ऑफिसर के लकब पुकारने पर चौंक गए थे। कोबरा, इनमें से एक को भी खराश आई तो तुम्हारा हशर नशर कर दूंगा। तुम जानते हो कि मैं कैसी मौत देता हूँ, उस सर तहजे में बोला। हा हा हा, तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं इतनी आसानी से काबू आ जाऊंगा? और वैसे भी तुमने मेरा प्लान चौपट करके बहुत बड़ी गलती की। लेकिन चंद लड़कियां जो है ना, अब इनको मैं लेकर जाऊंगा यहाँ से, ये मेरे बड़े काम आएगी। कोबरा ने रुशाने को छूते हुए कहा तो मुट्ठियों को भींच के रह गया। कोबरा, छोड़ दो उसे, तुम्हारे इन हाथों को तोड़ डालूंगा मैं। वो गुस्से से चिल्लाया तो कोबरा ने अपनी छोटी सी नाक को मजीद छोटा करते उसकी जाने देखा। अरे, कि तुम्हारा इसके साथ कोई ताल्लुक तो नहीं? वो एकदम चौंका तो आलिया दांत पीसकर अपने आसाब ढीले छोड़ गया। ऐसा कुछ नहीं है, मैं अपनी वजह से किसी मासूम की जान नहीं चाहता, इसलिए कह रहा हूँ छोड़ दो इसे। वो बोला, नहीं छोड़ सकता, मेरी डील हुई थी, तुम्हारी वजह से सब कुछ तबाह हो गया, अब मुझे कुछ तो करना होगा ना। जो लड़के हाथ से निकल गए, मगर ये नहीं निकलने दूंगा। कोबरा ने कहा, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो कोबरा। इसे बताओ कि जो लड़के इसने यहाँ से भेजी है अपने आदमियों के साथ वो वापस यहाँ पर आएंगे और देख ले, ये बुलाएगा क्योंकि ये सब इसकी फैमिली है। डीएसपी राणा साहब ने अंदर दाखिल होते हुए कहा था। ओह बॉस, आ गए आप? भाई, आपकी तरह कोबरा बनना बहुत मुश्किल है। उस शख्स की बात पर सब बेयकीनी से डीएसपी को देखने लगे। वो मुट्ठियां पींच कर रह गया और दिल ही दिल में खुद को कोसा कि उसने ये सब
पहले क्यों नहीं सोचा? हालांकि वो डीएसपी के बारे में पहले से मशकूक हो चुका था। कोबरा मैं? ये सुनकर तुम्हें धचका लगा ना? मुझे भी लगा। मैं तो तुम्हें समझ रहा था कि तुम सिर्फ टाइगर, एक बिगड़ा हुआ अमीर सादा जो मोहब्बत में पागल हो गया। मगर तो तुम सीक्रेट एजेंट निकले, वो भी स्पेशल फोर्स के। मुझे लगा तुम अंडरवर्ल्ड में अपना मकान बनाने के लिए आए हो। मगर जिस दिन तुमने पाशा को मारा, तब मुझे पता चला कि तुम तो अंडरवर्ल्ड की गंदगी खत्म करने आए हो। तब मैं चौंक गया। फिर मैंने तुम्हारे बाप को अंसर के जरिए मशवरा दिया कि मेरा शिप है, वहां पर पार्टी रखो, और देखो तुम्हारा बाप मान भी गया। मुझे पता था तुम अपने मिशन में कामयाब हो जाओगे, इसलिए मैंने तुम्हारी फैमिली को यहाँ लाकर तुम्हारे सारे रास्ते बंद करा दिए। अब जल्दी से अपने आदमी को फोन करके मेरी लड़कियां वापस करो, वरना तुम्हारी पूरी फैमिली को यहाँ जिंदा जला दूंगा। डीएसपी अर्फ कोबरा ने कहा और फिर अंसर को इशारा किया, तो वह हंसता हुआ जाकर कोबरा के साथ खड़ा हो गया। पूरा घर सदमे में था। क्या हुआ? एक और शॉक्ड। चलो कम करता हूँ तजस्सुस। ये मेरा यानी कि कोबरा का राइट हैंड है, रॉकी। कोबरा की बात पर वो कर्ब से आंखें मीच गया। बेगारत, बेहया, शर्म नहीं है अपने बाप के सर पे इस उम्र में हाथ डाल दे? किस चीज की कमी थी तुम्हें? अजीम शाह चिल्लाकर बोले तो वो दोनों हाथ हाथ पर मारते कहका लगाकर हंस पड़े। तुम्हारे बेटे ने कोई खाक नहीं डाली तुम्हारे सर पर। ये तुम्हारा बेटा ही नहीं, तुम्हारा बेटा आज से 6 साल पहले रॉकी की गाड़ी से मारा गया था, और इसकी लाश हमने खाई से नीचे फेंक दी थी, क्योंकि इसे भी मुहिब्बे वतन बहुत होने का बहुत शौक था। ये मेरा आदमी था, और इसे रहने के लिए एक शरीफ फैमिली चाहिए थी, तो हमने तुम लोगों को चुना। सदा के बेवकूफ लोग तुम्हारे बेटे को मारकर खाक में मिला दिया था। बड़ा तरबा था, मगर क्या करते, हमें अपने काम के लिए करना ही पड़ता। अब तुम्हारे घर का आखिरी चिश्मो चिराग जो बाकी बचा है वो भी मरेगा, क्योंकि इसकी वजह से कोबरा के कितने प्लान फेल हुए। पिछले 2 साल से इसने जीना हराम कर रखा था, टाइगर बनकर। अब ये तो सीक्रेट एजेंट बनकर हमारा मजीद बैंड बजाने वाला था। मुझे पता होता कि यही टाइगर है और यही सीक्रेट एजेंट, तो बहुत पहले इसे रॉकी के हाथों मरवा देता। कोबरा सफाकी से बोलता गया। समरा बेगम और ईशा सदमे से बेहोश हो गई, और अजीम साहब सर झुकाए रो रहे थे। फिर एकदम से फिजा में धमाका हुआ और कोबरा के हाथ से पिस्टल दी गई। खबरदार, तुम में से अगर कोई भी हिला तो मारा जाएगा। वो सर्द सी आवाज चीफ की थी। आलिया भी चील की तरह रॉकी पर चिपटा, और फिर कुछ ही देर में कोबरा और रॉकी जमीन पर पड़े तड़प रहे थे। फिर वहां कोई मुजरिम बाकी नहीं रहा। जी थैंक यू, वो पास आकर बोला तो नकाबपोश ने जैसे ही निकाब उतारा तो सब फटी फटी निकाहों से देख रहे थे। अंसर भैया और चीफ कैसे? वो बेयकीनी से बोला। अभी फिलहाल घर चलते हैं, घर जाकर सारी कहानी सुनाता हूँ, वो बोला, और फिर समरा बेगम को गोद में उठाता और नीचे की जाने पड़ गया। सुबह होते वो लोग घर के लिए निकल गए थे। घर पहुंचे तो सब लोग अंसर से सच जानने के मुंतजर थे। दरअसल मेरा दोस्त आमिर था, जो कि सीक्रेट एजेंसी का चीफ था। आज से 6 साल पहले वो अक्सर मुझे डी चीफ बनाता और खुद मेरी शक्ल के मेकअप में बड़े बड़े डीलर से मिलता था, ताकि वो अपने एक मिशन में कामयाब हो सके। इस दौरान वो एक कोबरा से टकरा गया, जो कि वहां एक असला की स्मगलिंग के लिए आया था। आमिर ने फौरन लोकल पुलिस को फोन करके इतला दी और कोबरा को वहां से गिरफ्तार कर लिया गया। मगर रॉकी वहां से पहुंचने में कामयाब हो गया। उसने आमिर को पीछा करते हुए उसे मार डाला, और मारने से पहले उसके बारे में मालूमात दी। उसे यही मालूम हुआ कि यह शाह पैलेस का ये अंसर है, मगर वो जानता ही नहीं था कि दरअसल वो सिर्फ मेकअप में एजेंसी का चीफ है। आमिर की वफात के बाद जिन्होंने इस सीक्रेट एजेंसी को बनाया, यानी कि इंटेलिजेंस की चीज, इन्होंने मुझे आमिर की जगह लेने के लिए कहा। मैंने अपनी तरबियत हासिल की, और आमिर की जगह पर मैं पिछले 6 साल से चीफ हूँ। और मैं अपने घर नहीं आ पाया क्योंकि मुझे इस बात की इजाजत नहीं थी, मगर मैं एक वक्त का इंतजार कर रहा हूँ। मुझे पता था रॉकी मेरे खानदान को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि उसका मकसद सबके बीच रहना है, एक शरीफ इंसान बनकर। तो भी मैंने आज से 4.5 साल पहले आलिया को हेड का क्वार्टर बुलाया और उसे सीक्रेट एजेंसी ज्वाइन करने के लिए कहा। तो इन दिनों काफी टूटा हुआ था, तो इसलिए मैंने इसे बिना किसी बहस के उसने इस ऑफर को कबूल कर लिया, और वो पिछले 3 साल से टाइगर बनकर अंडरवर्ल्ड की जड़ें काट रहा है। हम असल कोबरा तक पहुंचना चाहते थे, मगर हम में से किसी को मालूम नहीं था, इसलिए हम सब ने उसका सबसे अहम मिशन उस पर डाला ताकि वो सामने आए। और मैंने फौरी तौर पर हुक्म दिया
कि ईशा की शादी रॉकी से ना हो। यूं अपने मिशन पर कामयाब हो गए। वो सर झुकाते हुए बोलते जा रहा था, जानते भी हैं मुझे आपकी वजह से क्या कुछ सहना पड़ा। अगर मेरी सच में उस शख्स से शादी हो जाती तो। ईशा गुस्से से बोली, ऐसा कभी ना होता। अगर ये सब ना करता तो किसी और तरह ये शादी रोकता। अंसर ने कहा, आई हेट यू। वो गुस्से से बोलती रोती वहां से चली गई। सॉरी, मुझे नहीं पता था वो इतना माइंड करेगी, लेकिन मेरे लिए आमिर के मिशन को मुकम्मल करना बहुत जरूरी था। अगर इसके बावजूद मैं नहीं चाहता था कि आप में से किसी का नुकसान हो। मैं हमेशा आप लोगों की हिफाजत के लिए तैयार था। अगर रोकी किसी भी किस्म की कोई शरारत करता तो उसे सबक सिखा देना। जैसे पिछले दिनों ईशा और रुशाने को बादशाह ने अगवा किया तो मैंने उसे आलिया के जरिए मरवा दिया। वो सर खुजा कर बोला, तुम दोनों ही गधे हो। अरे, शर्म नहीं आती? अपने माँ बाप से भी ये बात छुपाई। पता भी है कितना परेशान था। अरे, ये डीएसपी साहब ने मेरा दिमाग खराब खराब करके रखा हुआ था। ये कहते कहते आपका बेटा बहुत बिगड़ चुका है। अजीम शाह ने गुस्से से कहा, सॉरी डैड। वो सर झुकाकर बोला। अजीम साहब ने आगे बढ़कर उसका माथा चूमते उसे गले से लगाया। आई एम सॉरी बेटे, मैं कभी समझ ही नहीं पाया था। वो उसका चेहरा हाथों में बढ़ते हुए बोले, मैं फ्रेश हो जाऊँ? वो कुछ देर के बाद उठते हुए बोला, और फिर वो अपने कमरे में आया और फ्रेश होने के लिए वॉशरूम की जाने पड़ गया। कुछ देर के बाद वो बाहर निकला तो वार्डरोब से कपड़े निकालती रुशाने को देखकर ठड़क गया। वो चलती हुई पास से उसकी गर्दन में बाहें बाई करी। क्या कर रही हैं आप? वो थूक निकलते हुए बोला, सॉरी। वो इसके रुखसार पर लिप रखते हुए उसकी कान के इतना करीब होकर बोली कि उसके लब रुखसार के कान को मिस कर रहे थे। अलियार को अपने दिल की धड़कनें कानों में सुनाई देने लगी थी। ये क्या कर रही हैं आप? उसी पीछे हटाते हुए रुक फिर गया था। सॉरी बोल रही हूँ तो भी एटीट्यूड दिखा रहे हैं आप। बोला ना सॉरी। वो झंझलाते हुए बोली, क्यों सॉरी बोल रही हैं आप? मोहब्बत हो गई है क्या मुझसे? वो बोला, हाँ हो गई है मोहब्बत। मैं जानती हूँ ये शर्म की बात है मेरे लिए कि मैंने अपने से छोटी उम्र के लड़के से मोहब्बत की। मैं जानती आप मेरा मजाक उड़ाएंगे इस बात पर, लेकिन मेरा कोई बस नहीं है। वो नरम लहजे में बोली थी, मैंने आपको कसूरवार ठहराया है क्या? और इसमें शर्म वाली कौन सी बात है? अभी भी आप दुनिया के इस के बारे में ही सोच रही रोशनी। ये उम्र का फर्क कोई मायने नहीं रखता मोहब्बत में। अगर आप मुझसे अपने से छोटी और बड़े से मोहब्बत हो गई है और हम उनसे शादी करके अपना हलाल रिश्ता बनाना चाहते हैं तो इसमें गलत क्या है? शरीयत हमें इस चीज की इजाजत देती है और लोगों का तो काम ही है दूसरों पर कीचड़ उछालना। अभी भी आप लोगों की बातों से डर रहे हो। पहले भी आप लोगों से डरकर मुझसे दूर भागती रही, छुपती फिरती रही। पहले घर छोड़कर हॉस्टल में शिफ्ट हुई, फिर ये मुल्क ही छोड़ दिया। एक बार भी नहीं सोचा कि मेरे दिल पर क्या गुजरेगी। रोशनी, कब तक आप और मैं हलाल काम करने से पहले ये सोचते रहेंगे कि ये दुनिया क्या कहेगी? मैंने कभी ये नहीं सोचा थी कि आप सोचती हैं ये बीबी। और जब तक आपकी ये सोच खत्म नहीं होगी ना, मैं आपके प्यार को कबूल नहीं करूंगा। पूरी दुनिया के सामने बोले कि आप मुझसे मोहब्बत करती है और मेरे साथ अपनी जिंदगी गुजारना चाहती है, तो ही मैं आपका हाथ थामूंगा, वरना नहीं। हम मुसलमान होकर इन छोटी छोटी बातों को बड़ा मसला बनाते हैं। जिस जगह आप रहकर आए हैं, क्या वहाँ इस चीज का मसला है? यहाँ तक कि इंडिया में भी इस चीज का इशू नहीं बनाया जाता। वहाँ कई बड़ी उम्र की अदाकारा अपने से छोटी उम्र के लड़कों से शादी करते हैं। वो लोग हिंदू होकर इस चीज को कुछ नहीं समझते। हम मुसलमान होकर इतनी मामूली बातों का इशू बनाते हैं और अपनी पसंद नापसंद को छोड़ देते हैं, जबकि अल्लाह ने खुद कुरान पाक में शराइत के साथ पसंद चुनने की इजाजत दी है। और जब पहले आपसे इजहार किया तब भी मैंने आपको मिसाल दी थी हमारे नबी की, जिनको पैगाम भेजने वाली एक औरत थी और वो उनसे उम्र में भी बड़ी थी। किसी ने कुछ नहीं कहा, जबकि वो जमाना जाहलियत भी था और हम अब खुद को बज़ाहिर इस्लाम के दौर में पा रहे हैं, मगर हमारे अंदर जाहलियत कूट कूट कर बड़ी है। कभी यहाँ पर लड़कियों को पसंद करने के जुर्म में गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया जाता है। आप जानते हैं, ये जो हमने अगवा हुई लड़कियां रेस्क्यू की थी ना, उनमें से अक्सर को उनके खानदान के लोग कबूल करने को तैयार ही नहीं, जबकि वो कसूरवार भी नहीं है। ये है हमारा माशरा, क्योंकि हम ये देखते हैं कि लोग क्या कहेंगे। ये कभी नहीं सोचते कि हमारा दिल क्या कहता है। मैंने इन 5 सालों में न जाने क्या क्या देखा है। जब अपना माजी सोचता हूँ तो मैं भी एक गलती कर चुका था तो खुद पछताता।
कि मैंने एक सुसाइड करने की कोशिश की और आपको इमोशनल ब्लैकमेल किया, जबकि आपको पूरा हक हासिल था कि आप अपनी पसंद को अपनाती। मगर मैंने आपसे ये इख्तियार छीन लिया और मुझ जैसे कई लड़के ऐसी हरकतें करते हैं। मैं उस पर शर्मिंदा हूँ, मगर आपसे मोहब्बत करके कुछ गलत नहीं किया। ये बात मैं कभी नहीं कहूँगा, ना आपकी वजह से और ना भी मुआशरे के डर से। अगर आप मुझे मुआशरे के डर से छोड़ना चाहेंगी तो मैं आपको छोड़ने नहीं दूंगा, लेकिन अगर आपको कोई और पसंद है मेरे अलावा, तो मैं खुद इस रिश्ते को ख़त्म करके आपको आपकी पसंद का एक इख्तियार देता हूँ। वो बोलता जा रहा था और रुशाने साकी तो जामिद उसे देख रही थी। वो आज से 7 साल पहले का लाउबाली सा आलिया नहीं लग रहा था। मेरी आंखों में आपकी मोहब्बत नहीं दिखती है क्या? जैसे आपकी आंखों में मेरी मोहब्बत मुझे साफ साफ दिखाई दे रही है। हमें इकरार कर दूं कि मैं आपसे मोहब्बत करने लगी और मैं आपको छोड़ना नहीं चाहती आलिया। मेरी मोहब्बत को कबूल करेंगे आप? वो जमीन पर बैठकर अपना हाथ फैलाया हुआ पड़ी थी। आलिया अभी उसके सामने घुटनों के बल बैठता, उसके दोनों हाथों को थाम कर बारी बारी उन पर अपने लब रख दिए थे। फिर से जोर से अपने सीने में भींच लिया। रुशाने उसकी सीने से लगी पूट पूट कर रोती थी। दरवाजे के पास खड़े सब लोग नम आंखों से उन्हें देख रहे थे। फिर एक एक करके सब अंदर दाखिल हुए तो वो दोनों जल्दी से उठकर खड़े हो गए। आई एम सॉरी बेटे। हम में से किसी ने तसल्ली से बात सुनने और समझने की कोशिश ही नहीं की। सब लोग किसी न किसी तरह बरसों पहले हुए वाकयात के जिम्मेदार। मैंने हमेशा इस वाकया को लेकर तुम्हें ब्लेम किया और एक बार भी नहीं सोचा कि मेरी रोज की डांट डपट से तुम गलत रास्ते पर जा सकते हो। ये तो खुदा का शुक्र है कि तुमने किसी गलत रास्ते को नहीं चुना। सलीम शाह ने कहा। शायद चुन लेता अगर अंसर भाई ना होते। वो अंसर को देखते हुए बोला था। शादी कब करनी है? कुछ देर के बाद सलीम शाह ने पूछा। दरअसल अंसर ने हमसे बात की है कि वो ईशा से शादी करना चाह रहा है, तो बस ईशा से बात कर ले, फिर उसके बाद दिन रखते हैं। सलीम शाह ने कहा। मुझे उनसे शादी नहीं करनी और आप सिर्फ आलिया की शादी की तैयारियां कीजिए। रही बात मेरी तो वो कहीं ना कहीं हो ही जाएगी, लेकिन मुझे अंसर से शादी नहीं करनी। ईशा ने कहा। लेकिन बेटा, तुम अंसर को पसंद करती थी ना, मोहब्बत करती थी। समरा बेगम ने कहा। वो अंसर नहीं था, रॉकी था, और उसने मुझसे मोहब्बत का इजहार किया था, तो मैं उसके साथ हाथ थाम कर आगे बढ़ गई। मगर मैं किसी को भी अपने साथ मजबूरी में बांध नहीं सकती। मैं जानती हूँ ये मुझसे सिर्फ और सिर्फ हमदर्दी में शादी करेंगे और मैं ऐसा नहीं चाहती। ईशा ने कहा था। भले वो रॉकी था, मगर शक्ल तो मेरी ही थी ना, और नाम भी मेरा, और मैं अंसर नहीं। ये बात समझकर आपने मोहब्बत की थी ना, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? अंसर ने संजीदगी से सवाल किया। क्या आप मुझसे मोहब्बत करते हैं, या फिर वैसे ही मुझे आप अपनी बीवी को देखना चाहते हैं? उसने संजीदगी से पूछा। नहीं, अंसर ने कहा। तो बस फिर बात खत्म। मैं एक अनचाहे रिश्ते में नहीं बन सकती। उस पार्ट लचे में बोली। ओके, एज यू विश। वैसे भी मेरा मेरा भी यही ख्याल है कि शादी करनी हो तो मोहब्बत की ही करनी चाहिए, तो इसलिए बड़ी सोच समझकर हम अपने हमसफर चुनेंगे, और मैं नहीं चाहता कि मेरी बोरिंग तबीयत की वजह से ईशा सफर करे। अंसर ने मुस्कुरा कर कहा और ईशा भी मुतमईन से मुस्कुरा दी, मगर सब लोग मायूस से हो गए। अरे क्या हो गया यार, इन्हें अपनी पसंद का साथी चुनने की इजाजत है। उनके लिए कोई ना कोई होगा जो हो सकता है कि मेरी शादी में ही मिल जाए। सो गाइस, चिल मारो। अब ऐसे मुंह मत लटकाएं, वरना अपनी शादी के फंक्शन में बाइकआउट कर दूंगा। आलिया ने बजला से संज अंदाज में कहा तो सब हंस दिए। उसे भी मुस्कुराते हुए रुशाने का हाथ थामकर लबों से लगाया। वो घबराकर अपना हाथ निकालने लगी तो मजीद जोर से थाम गया। आली, क्या कर रहे हैं? सब देख रहे हैं। रुशाने ने कहा। तो देखने दो, आपको छूने का ऑफिशियल और शरई हक रखता हूँ। ये भी अभी तक आपने इजाजत नहीं दी, वरना 2-3 चियाओ मियाओ पैदा हो चुके होते। वो इसके कान में बोला तो वो शर्म से सुलग पड़ गई और वो दिलचस्पी से उसके चेहरे के तासुरात देख रहा था। कुछ दिन के बाद वो इस वक्त उजला अरूसी में बैठी धड़कते दिल से उसी की मुंतजर थी। और फिर दरवाजा खुला। आलिया चलता हुआ पास आया और उसके सामने नेमदराज होकर मोहब्बत भरी निगाहों से उसे देखने लगा। फिर वो उठा और उसकी गोद में सर रखे उसके हाथों में पहली चूड़ियों को उतारने लगा। साथ ही वो छोटी मोटी गुस्ताखी भी कर देता है। मैंने सोचा था कि ढेरों बातें करूंगा आपसे, मगर आज आपको देखते ही जी नहीं भर रहा।
वो बोलता हुआ उसकी गर्दन में हाथ डालते हुए उसका चेहरा अपने चेहरे के करीब लाया तो वो जोर से आंखें बुझ गई। वो मुस्कुराता हुआ सीधा हुआ और उसकी नोजपिन को उतारते उसकी नाक को बोसा दिया। फिर वो इसका हर जेवर उतारते बोसा देते उसे सिमटने पर मजबूर करता गया और वो उसकी शर्ट को मुट्ठियों में जकड़े उसके सीने में चेहरा छपा गई और उसे खुद में बींचते हुए वो अपना हक जताता चला गया। वो रात चांद सितारे हर एक जैसे इन दो वजूद के मिलने पर सरशार थे। वो दोनों एक दूसरे की कुर्बत में खो से गए थे।